नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है मेरी अवनी, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। और इस कहानी के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। दोस्तों, कहानी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी यदि आपने शुरू से नहीं पढ़ी तो, इसलिए इसके दोनों पार्ट पहले ज़रूर पढ़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस तीसरे पार्ट को शुरू करते हैं। मैंने उसे फ़ोन किया। पहले तो उसने मिलने से ही मना कर दिया, पर मैंने जब अपने निर्दोष होने का आश्वासन दिया, तो वह मिलने को राज़ी हुई। जब प्रेरणा मेरे सामने आई, तो वह बहुत नाराज़ थी। मैंने उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया। मैंने कहा, अवनी ने मुझे बेवजह सबके सामने ज़रा-सी बात पर इतना ज़्यादा फटकार दिया था कि मैंने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया। बस तभी से मैंने उससे बोलना छोड़ दिया। अब आप बताओ, मेरी इसमें क्या दोष है? बस प्रेरणा नाराज होते हुए बोली, यही तो उसमें और तुम में अंतर है। उसने तुम्हारे लिए जो भी अच्छा किया, वह जरा से दबाव में ही तुम उसे भूल गए। तुमने दोबारा उससे पलटकर भी नहीं पूछा कि क्या बात है। पता है, अवनी को शुरू से ही तुम्हारा सीधा साधा स्वभाव पसंद था, पर वह तुम्हारे दब्बूपन को नापसंद करती थी। वह चाहती थी कि तुम्हारी पर्सनैलिटी परफेक्ट हो, पर तुम हर वक्त उस पर निर्भर रहना चाहते थे। दूसरी बात यह थी कि अगर उसके पापा को मालूम हो जाता कि अवनी किसी लड़के से ज़्यादा बात करती है, तो शामत आ जाती। यही बात थी जिसके कारण उसने तुम्हें जानबूझकर डांटा था। वह तुम्हें उकसा रही थी कि तुम्हारे अंदर वह जिद और जुनून आ जाए, जिससे तुम ऊपर उठ सको। और देखो, वही हुआ। और जानते हो, तुम टॉप नहीं कर पाते, जो अवनी जानबूझकर अपना एक क्वेश्चन नहीं छोड़ती। क्या? जैसे मेरे सिर पर धमाका हुआ था और इससे अनजान प्रेरणा कहे चली जा रही थी। और जब पता चला कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ है, तो अवनी बहुत परेशान हुई। वह बेचारी लड़की ठहरी ना, वो क्या कर सकती थी। लेकिन जो भी यथासंभव हो सका, वह दौड़ धूप करती रही। उसने धीरे धीरे अपने पापा को तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार कर लिया। उसके पापा इन सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उनकी संस्था के सहयोग से तुम्हारे पापा का इलाज हो गया और तुम्हारी फीस भी भरवा दी गई। यही नहीं, तुम्हें इसके लिए किसी का कुछ रुपया चुकाना भी नहीं पड़ेगा। वह सब खर्चा संस्था ने वहन किया था। पिछले दिनों की घटना मेरी आंखों के सामने घूम गई। उसकी सहेलियों के सामने उसका तिरस्कार करके ताने देना और अवनी को का उन तानों को सुनकर भी अनसुना करके आगे निकल जाना अब मेरे दिल को कचोटने लगा। मेरे दिल में तीर से चुभने लगी। जो मेरे बारे में दिन रात सोचती रही, जिसने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। मेरा परिवार भी आज उसी की बदौलत है, और मैं जो आज टॉप करके इतरा रहा हूँ, वह भी उसी की देन है। मुझे ऐसा लग रहा था कि काश धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा मन जोर जोर से रोने का कर रहा था, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। अब अवनी सारे अवरोध तोड़कर दूने वेग से मेरे मन पर छा गई थी। आज मेरी समझ में पहली बार आया था कि सच्चा प्यार क्या होता है और उसकी क्या और कितनी ताकत है। तो यही वजह थी कि मैं अवनी का तिरस्कार करने के बावजूद उसे दिल से नहीं निकाल पा रहा था। शायद इसी को टेलीपैथी कहते हैं। दिल से दिल के तार ऐसे ही तो जुड़े होते हैं। अवनी के मन में मेरे प्रति जो गहरा और अगाध प्रेम था, उसी की वजह से वह मेरे मन से नहीं गई, और अब तो हर जगह वही थी। उसके अलावा और कुछ बात ही नहीं, कुछ दिखाई ही नहीं देता। मैं उससे मिलना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था। मैं उसके सामने रो रो कर अपनी दुर्व्यवहार को अपने आंसुओं से धो डालना चाहता था। पर अब तो 2 महीने की छुट्टी पड़ गई थी। मैंने अपने मन में सोचा कि मैं अवनी के घर जाऊंगा, पर उसके पापा की याद आते ही मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। फिर आखिर मैंने हिम्मत बांधी कि मैं क्या पाप करने जा रहा हूँ जो इतना डरता हूँ। आखिर अंकल को भी तो धन्यवाद देना था। और फिर मैं जा ही पहुंचा अवनी के घर। इतना सुंदर घर और खूबसूरत सजावट देखकर
मैं हतप्रभ सा खड़ा देख ही रहा था कि अचानक वही अंकल सामने आ गए जिन्हें मैंने हॉस्पिटल में देखा था। मैंने उन्हें चरण स्पर्श किया। वह स्नेहस्थ स्वर में बोले, ओह, तुम बाहर क्यों खड़े हो? आओ, अंदर आओ। मैं उनके साथ अंदर आकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गया। उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे अवनी, कहाँ हो? देखो कौन आया है। मैं अंदर से सहमा हुआ था, पर उनका व्यवहार देखकर मैं सामान्य हो गया। अंकल, आपका बहुत ही आभारी हूँ। क्या? खबरदार, यह बातें मत करना। मैं चुप हो गया। अब मेरी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह बोले, अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? अब ठीक है ना? उनके स्वर में पिताजी के प्रति जो आत्मीयता झलक रही थी, उनको देखकर मैं तो आश्चर्यचकित हो गया था। बिल्कुल वही वाली आत्मीयता, जैसे किसी रिश्तेदार के प्रति, किसी दोस्त की दूसरे दोस्त के प्रति। पर अगले ही क्षण मुझे उनका जवाब भी मिल गया। अपनी ही धुन में वो आगे कहने लगे, अवनी ने जब मुझे बताया कि मेरे एक स्कूल का साथी बहुत बड़ी मुसीबत में है, तो मैं तुम्हारे घर गया और देखो, आगे तुम्हारे पिताजी को देखकर मैं चौंक गया। तुम्हारे घर गया था किसी अनजान की मदद करने, पर जब वहाँ पहुँचा तो वह मेरा ही दोस्त निकला। इतने सालों बाद मैंने अपने बल्लू को इस हालत में देखा तो एक बार तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। उनकी बातचीत को विराम लगा। अवनी अंदर आई। क्या है पापा? अवनी ड्राइंग रूम में आई। मुझे क्यों बुला रहे थे? तुम? मुझे देखकर वह आश्चर्य में पड़ गई और उससे भी ज़्यादा खुश हो गई। अच्छा भाई, कुछ चाय वाय पिलाओ, अंकल ने पुनः आदेश दिया। अंकल जी वास्तव में खुश मिजाज के व्यक्ति थे। अवनी वापस चली गई और जब लौटी तो चाय और बिस्किट की ट्रे उसके हाथ में थी। चाय पीकर अंकल चले गए। उन्हें किसी से मिलने जाना था। आंटी अभी अभी आकर मुझसे परिचय कर गई थी। उनकी ममतामयी बातों और व्यवहार से मैं कुछ ही समय में उनसे घुल मिल गया था। आंटी ने मेरे परिवार के बारे में, मेरे बारे में विस्तार से सभी बातें पूछी। फिर कहने लगी, खाना खा कर जाना बेटा, बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगी। वह किचन की तरफ चली गई। अब मैं अवनी के सामने अकेला था। अवनी, मुझे माफ़ कर देना। माफ़ी मांगने लायक तो मैं नहीं हूँ, फिर भी कहते कहते मेरा गला रुंध गया। कहीं मेरी आंखों से आंसू छलक ही ना पड़े, इस ख्याल से सिर झुका लिया। उसके सामने रोकर उसकी हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था। हालांकि आने से पहले मैं यही इरादा लेकर आया था कि उसके सामने रो रो कर माफ़ी मांग लूंगा। माफ़ी किस बात की मांग रहे हो? अवनी ने गंभीरता से पूछा। मैंने तुम्हारे साथ जो भी बुरा व्यवहार किया उसके लिए, मैंने सिर झुकाए हुए ही उत्तर दिया। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम भी ना, किस मिट्टी के बने हो? अगर मुझे कोई शिकायत होती तो मैं तुमसे कहती नहीं, और मैं क्या तुम्हारी कोई मदद करती? मैं निरुत्तर था। मेरा कोई उत्तर ना पाकर उसने फिर कहा, बोलो। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा कि वह सच बोल रही है या मेरा मन रखने के लिए झूठ बोल रही है, लेकिन मैं कुछ भी पता करने में असमर्थ हो रहा था। उसके चेहरे से कोई भाव प्रकट नहीं हो रहे थे। आखिरकार वह अवनी थी, अपने पर दुख झेल कर भी दूसरों को हंसते हुए देखने वाली। चाहे भीतर कुछ भी चल रहा हो, पर ऊपर से सब कुछ ठीक है कहने वाली। यही तो उसकी बहादुरी थी और सहन करने की अद्भुत क्षमता। मैं समझ गया। अवनी ने जो कहा मैं मान गया और मेरे दिमाग से भार उतर गया। अब हल्के और प्रसन्न मन से घर आया। इस तरह से मेरा ये अध्याय खत्म हो गया। पर इस सारे प्रकरण में अवनी ने मेरे मन में अपना स्थायी बसेरा बना लिया था। धीरे धीरे छुट्टियां बीत गई थी। मेरा मन बार बार होता था कि मैं अवनी के यहाँ फिर से जाऊं, पर कैसे? इसलिए अपनी इच्छाओं को दबाकर रह गया था। मैंने अपना एडमिशन बीएससी में करवाया था। लिस्ट में अपना नाम देखकर मुड़ा ही था कि मैं गिरते गिरते बचा। तेजी से आती लड़की को मैंने नहीं देखा था। स्टूपिड दिखाई नहीं देता, पर मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही वह चहकी। हाय, तुम फिर से?
अवनी को अपने सामने देखकर मेरी खुशी का कोई पार वार नहीं था। तुम यहाँ? उस दिन तो आंटी कह रही थी कि तुम यहाँ नहीं पढ़ोगी। पापा की पोस्टिंग होने वाली थी, पर वह रुक गई, इसलिए फिर तुम्हारे सामने हूँ, कहकर वह हंस पड़ी। एकाएक मुझे वह कॉलेज सुरमय वाटिका सा लगने लगा। मुझे हर छात्र के चेहरे पर मधुरता विद्यमान नजर आने लगी, जिनकी थोड़ी देर पहले मैं झुंझलाहट से प्रेतों में उपमा उपमा ढूंढ रहा था। कानों में अज्ञात सुरीली धुन सुनाई देने लगी। बेवजह ही मुझे हंसी आने लगी। फिर मैंने फटाफट सारा काम निपटा डाला। छात्रों की भीड़ मुझे अब दुखदाई नहीं लग रही थी। थोड़े ही दिन बाद पीरियड्स लगने शुरू हो गए थे। एक बार फिर अवनी और मैं सामने थे, और इस बार नज़ारा बदला बदला था। ना ही 9th क्लास वाली वह अवनी थी, और ना ही मैं 9th वाला धीरू था। इन 4 सालों में दुनिया बदल गई थी। अब मैं वह शर्मीला सा छेपू सा लड़का नहीं था। एडमिशन लेने वाले लड़कों में मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट और खूबसूरत नैन नक्श वाला था। पढ़ने में मैं तेज़ था, इसलिए मेरे आसपास छात्रों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। कोई ना कोई मुझसे नोट्स वगैरह पूछने के लिए आ ही जाता था। और अवनी भी बात बात पर लड़ने वाली चुलबुली सी लड़की नहीं रही थी। अब वह भी गंभीर हो गई थी। गंभीर कितनी भी हो गई हो, मगर उसकी वह आदत नहीं गई थी कि मन में है वह प्रकट नहीं करती थी। आज तक मुझे ये बात पता नहीं चल पाई थी कि आखिर उसके मन में क्या है। बस उसके हाव भाव से ही पता चलता था कि वह मुझे प्यार करती है। उसकी हर बात से जाहिर होता था। इस प्रकार उसके बारे में अंदाज़ा मुझे था, मेरे बारे में अंदाज़ा उसे था। लेकिन कभी उसने मुंह से कुछ नहीं कहा, कभी इजहार नहीं किया। जब उसने इजहार नहीं किया, तो मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं उसके सामने कभी अपने दिल का हाल बयां करता। शायद एक कसमकस हम दोनों लोगों के बीच में चल रही थी। मैं सोच रहा था कि अपने मन की बात वह कहे, शायद वह सोच रही थी कि अपने मन की बात मैं कहूँ। यूं ही यह बरसात का मौसम था। बरसात का मौसम अवनी को बेहद प्रिय है, यह बात मुझे मालूम थी। और चाहे किसी भी वजह से हो, बरसात का मौसम मुझे उससे भी कहीं ज़्यादा प्रिय था। कई सालों से मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, आखिरकार वो घड़ी आ गई। ऐसे ही बातों बातों में हमारे कॉलेज के ग्रुप ने एक खूबसूरत सी जगह पर घूमने का प्लान बनाया। इस ग्रुप में मेरे 3-4 साथी जो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, वे शामिल थे। तो अवनी की भी 4-5 सहेलियां थी, जिसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रेरणा भी शामिल थी। हम सब लोगों ने एक झील की तरफ घूमने का प्लान बनाया था। वह छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी एक हरी भरी मनोरम स्थान था। इतनी बड़ी और प्रसिद्ध तो जगह नहीं थी कि बाहर से पर्यटक घूमने आते, और स्थानीय लोगों की तो वहाँ आने की बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उधर कम ही लोग आते थे। कमाने खाने में व्यस्त साधारण लोगों को यह चीज़ जल्दी आकर्षित नहीं करती। यह तो प्रेमियों, कवियों और प्रकृति प्रेमियों को लुभाती है। इन सब कारणों से यह जगह सुनसान रहती थी। मानवीय हस्तक्षेप ज़्यादा ना होने के कारण नरसैंगिक सुंदरता सर्वत्र बिखरी पड़ी थी। हम सभी लोगों का ग्रुप वहां पहुंचा, तो वहां का दृश्य देखकर मन खुश हो गया। अच्छी सी जगह देखकर वहां कार खड़ी कर दी, और मैट निकालकर पेड़ों के नीचे बिछाकर धीरे धीरे सामान लाकर रखा। हम सभी उस जगह की कुदरत की खूबसूरती में खोकर रह गए थे। अपना सामान रखा, घूमने फिरने मस्ती करने आए थे। इस समय ऐसा लग रहा था कि बंद जेल से निकलकर आज़ाद पंछी की तरह हमें इस समय कुदरत की गोद में खेलने का मौका मिला। तो जी भर कर इन नज़ारों का दीदार कर लें, अपनी आंखों में भर कर दिल में कैद कर लें। घर में तो सभी रोज ही खाते हैं, पर यहाँ खाने का आनंद ही कुछ और है। सबके टिफिन एक साथ ही जमा कर दिए गए थे। पहले तो खूब मनोरंजन किया, घूमे फिरे, फिर उसके बाद सबने खाना पीना खाया। सबका खाना इकट्ठा करके हर किसी को दिया गया। खाने पीने के बाद कुछ तो आराम करने लगे, और कुछ लोग इधर उधर घूमने लगे। बस चलने की तैयारी थी। मैंने भी कुछ और घूम लेने के इरादे से झील की तरफ रुख किया।
झील के किनारे किनारे जंगली फूलों की झाड़ियाँ थीं। उन्हीं के पास मैंने प्रेरणा, अवनी और एक दो लड़कियों को देखा। खूबसूरत नज़ारों का जादू था या फिर मौसम का असर। मेरा मन बार बार अवनी की तरफ खिंचा चला जा रहा था। मैंने दो तीन बार उधर जाने की सोची, पर लड़कियों को देखा तो मन महसूस कर रह गया। ठीक उसी समय किसी के चीखने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। मैं आवाज़ की दिशा में दौड़ा। जहाँ लड़कियां थी उसी तरफ से आवाज़ आ रही थी। मैं तेजी से भागा और भी साथी आ गए। जब तक मैं वहां पहुंचा तो देखकर सन्न रह गया कि अवनी झील में डूब रही थी और सभी लड़कियां मदद के लिए चिल्ला रही थी। चीख पुकार की आवाज़ सुनकर सभी जमा हो गए थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी जो अवनी को बचा पाता। मेरा दिल जोर जोर से धड़क उठा। कलेजा जैसे उछलकर हलक में आ गया। अवनी! मैं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और बिना एक पल की भी देर किए झील में कूद गया और तेजी से तैरते हुए अवनी तक जा पहुंचा। मेरा तैरने का बहुत अच्छा अभ्यास था। उसे किनारे लाकर लिटा दिया। सबकी सलाह के अनुसार प्रेरणा ने उसका पेट दबाकर पानी निकालने की कोशिश की, पर पानी निकला ही नहीं। पानी पेट में ज़्यादा नहीं पहुंच पाया है। चलो चलो, गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स है, वहां से बाम इसके गले के आसपास मलने से सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। अरे, इसे कॉफ़ी पिलाओ। यह दूसरी आवाज़ आई। उठा कर ले चलो इसे, चल कर मैट पर लेटाओ, अभी तक होश नहीं आया है। मैंने अवनी को उठाया। न जाने क्यों मुझे उसका शरीर बेहोश की तरह ढीला नहीं लग रहा था। सब आगे चल रहे थे, तभी मैं बुरी तरह से चौंका। अवनी आंखें खोले हुए थी और मुस्कुरा रही थी। मैंने आगे साथियों की ओर देखा और एक नज़र अवनी की ओर। जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, मुझे होश में शो करने की ज़रूरत नहीं, अवनी ने चुपके चुपके बताया। मैं ऊपापोह में फंस गया था। अब तक मैं मैट तक भी जा पहुंचा था। अब अवनी का सभी लोग अपने अपने तजुर्बे के अनुसार इलाज करने में लगे थे, जिससे वह जल्दी से होश में आ गई। वह तो उसे आना ही था, क्योंकि बेहोश तो वो हुई ही नहीं थी। उसकी सहेली प्रेरणा ने उसके गीले कपड़े चेंज करवाए, जो शायद वो लेकर ही आई थी। अब वह नॉर्मल लग रही थी। उसके चेहरे पर पुनः मुस्कान लौट आई थी। पहले सब चिंता में पड़ गए थे कि घर जाकर क्या जवाब देंगे, क्योंकि यह तो अपने आप ही बनाया हुआ प्रोग्राम था। कोई स्कूल की तरफ से पिकनिक या टूर नहीं था, जो टीचर्स भी साथ में होते। खैर, भगवान की दुआ से अब सब ठीक था। सभी लोग गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी स्टार्ट की और सफ़र शुरू हो गया। सब अपने अपने घर चले गए। उस दिन मुझे अवनी पर बहुत क्रोध आया था। उसने यह डूबने का नाटक क्यों किया था? मैं तो कितना घबरा गया था, और वह बाद में मुस्कुरा रही थी। उसे मजाक सूझ रहा था। वास्तविक कारण जब मुझे पता चला तो मैं हैरान रह गया कि क्या कहीं ऐसा भी होता है कि हम किसी को हंसते हुए और शरारत करते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि वह बहुत खुशहाल है, पर क्या पता वह अंदर से कितना परेशान हो रहा है। कुछ परिस्थिति और कुछ समय ऐसा होता है कि मन भ्रम में पड़ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। हम किस पर भरोसा करें जब सामने दो लोग हों और दोनों ही अजीज हों? एक कोई और बात कह रहा हो, दूसरा कोई और बात। तो फिर क्या किया जाए? फिर इसके समाधान के लिए जो तरकीबें अपनाई जाती हैं, उनका परिणाम हास्यास्पद भी हो जा सकता है, पर हम उसको बिल्कुल गलत भी तो नहीं कह सकते। यही अवनी के साथ हो रहा था, जो मुझे बाद में पता चला। निरंतर मेरे मन में यह सवाल कचोट रहा था कि अवनी ने ऐसा क्यों किया। दूसरे दिन मैं कॉलेज पहुंचा तो लंच टाइम में मैं अवनी के पास जा पहुंचा। मुझे देखते ही वह बोली, कल वाली बात पता करनी है ना? कहकर वह मुस्कुराने लगी। यह देखकर मुझे और भी गुस्सा आने लगा। मेरी त्योरियां चढ़ते देखकर वह बड़े आराम से बोली, ओके, चलो बताती हूँ। चलो एक बार फिर वहीं चलते हैं। फिर वहीं?
मैं चौंका। अभी कल ही तो वहाँ घूमने गए थे, चलो वहाँ दोबारा में फिर कभी जाएंगे। उसने बड़ी आसानी से हथियार डाल दिए। कल संडे है ना, हेवन पार्क ले चलो, इत्मीनान से बैठेंगे, फिर सारी बात बताऊंगी। पहली बार उसने प्रस्ताव रखा था। मुझे आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई। अब उससे बहस करना बेकार था। जो वह कह देती है वह करती है। उसकी बात पत्थर की लकीर होती है जिसे मैं मिटा नहीं सकता। कभी कभी मुझे लगता था जैसी वह खुश मिजाज दिखती है वैसी है नहीं, जैसी वह नितांत अकेली है। चेहरे पर चढ़ी इस खुशी की परत के नीचे उसका उदास चेहरा छिपा है। पर तत्क्षण उसकी खिलखिलाती हंसी मेरी धारणाओं को धुएं की तरह उड़ा देती है। अगले दिन निश्चित टाइम पर मैं हेवन पार्क में पहुंचा। मैं उसको इधर उधर ढूंढता हुआ फिर रहा था, पर उसका कहीं पता नहीं था। अब मुझे झुंझलाहट भी होने लगी थी। पता नहीं कब आएगी। फूलों की झाड़ियों की कतार, उन पर उड़ती हुई तितलियां, खुशबू से महकती मंद हवा, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चहचहाती चिड़िया जैसे मेरा मुंह चिढ़ा रही थी। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर धीरे से हाथ रखा। मैं चौंक पड़ा। मुड़कर देखा तो वह हंस रही थी। तुम? मेरे मुंह से निकला। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती? क्या करूं? यह मेरी आदत में शुमार है, मुझे चिढ़ाना और सताना। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी के लिए यहीं ख़त्म करते हैं। जानते हैं अगले पार्ट में कि अवनी ने क्या बताया, कि उसने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।